Hello and welcome to another lecture. In this lecture, we are going to cover about Bhutan, India and Bhutan's relationship. उनका इंडिया और भूटान का रिलेशनशिप कैसा रहा, कैसे इवॉल्व किया, एरियाज ऑफ कॉपरेशन क्या है, एरियाज ऑफ कंसर्न क्या है, सो एंड सो फोर्थ. इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप अपनी एटलस को खोल के रखें, साइड बाय साइड आप देखते रहें. जितना क्लास में हो सके, जितना इस लेक्चर में हो सके, आप उसको समझने की कोशिश करिए. सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे आपके डॉक्यूमेंट्स एज इन योर नोट्स, वो आपके टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं. ठीक है, आप उस पर जाके देख सकते हैं. कोई इशू, कोई डाउट हो तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन अहेड एज वेल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. जनवरी 2025 में किंग एंड क्वीन ऑफ भूटान आए थे इंडिया में, एंड वी री अश्योर्ड किंग. कब की बात कर रही हूँ मैं? 2025 की. ठीक है, दैट वी विल कंटिन्यू टू सपोर्ट यू. ठीक है, फॉर जेलपू माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट. एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है जेलपू. आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, सो आई एम सो सॉरी इन केस इट्स द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन. जेलपू माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट. ठीक है, सिटी 2500 किलोमीटर की होगी, जो ज़ीरो कार्बन होगी. कॉपरेटिव प्रोजेक्ट है, बिजनेस, टूरिज्म एक्सेट्रा के लिए. ठीक है, ये वाला प्रोजेक्ट है. तो हमने कहा कि हम इसमें पूरा पूरा कॉपरेट करेंगे. आगे बढ़ने से पहले हम एक बार देख लेते हैं भूटान कहाँ पर है. ठीक है, आपको पता ही है कहाँ पड़ता है. सिक्किम, ये रहा हमारा सिक्किम. ये देख सकते हो आप डोकलाम. डोकलाम का इशू भी हम कवर करने वाले हैं. तवांग, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू दीज डेज. ठीक है, जिसको चाइना हथियाना चाहते हैं, हम ये भी पढ़ेंगे. बेसिकली बहुत मज़ा आएगा आने वाले टाइम में भी, जब हम चाइना भी करेंगे. एंड आई एम अश्योरिंग यू दैट जब तक हम ये पूरा बैच ख़त्म करेंगे, ये बैच ख़त्म होगा, तो आप यू विल बी एबल टू कनेक्ट ऑल द डॉट्स. इतना मज़ा आएगा. ठीक है, चलिए. एक हमने देख लिया जेलपू माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट. एक है पुनात्संग छू. पुनात्संग छू जो रिवर है, पुनात्संग छू एक रिवर है. ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जहाँ जॉइंट वेंचर है इंडिया और भूटान का. ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट होने वाला है. अब है भूटान की जीडीपी का लार्जेस्ट शेयर. मतलब बेसिकली जो भूटान की जीडीपी का लार्जेस्ट शेयर है वो सेल ऑफ हाइड्रो पावर से ही आता है. ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा. अब इंडिया और भूटान रिलेशन आर कंसिडर्ड टू बी द मॉडल रिलेशनशिप. India and Bhutan relationship is considered to be the model relationship. The kind of the friendship we share with Bhutan is extremely ideal. The kind of the friendship we portray and we have with Bhutan is very ideal, है ना? काफ़ी ideal है. 1910 के अंदर हमारी हुई थी एक ट्रीटी. डेट्स को बहुत सीरियसली मत लेना, मैंने पहले वाले लेक्चर में भी कहा है. इट्स जस्ट अ सजेशन कि आप बाकी भी लेक्चर अगर देख के बैठोगे तो ज़्यादा रिलेट कर पाओगे, है ना. तो ट्रीटी ऑफ पुनाका दिस गेव भूटानीज किंग फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटेन, है ना, एक्सेप्ट फॉरेन एंड डिफेंस. तो बेसिकली ट्रीटी ऑफ पुनाका ने भूटानीज किंग को फ्री कर दिया था ब्रिटेन से, सिर्फ फॉरेन और डिफेंस को छोड़ के. फॉरेन और डिफेंस जो था वो तब भी ब्रिटिशर्स के पास ही था. अब ये ट्रीटी का आर्टिकल 1 कहता है इंडिया एंड भूटान आर नेचुरल पार्टनर्स. बट ट्रीटी में एक प्रॉब्लम है. ट्रीटी में प्रॉब्लम है दैट पीपल ऑफ भूटान स्टार्टेड रेजिंग कंसर्न अबाउट एज हाईलाइटेड बाय द ऑपोजिशन, एंड इंडिया ट्राई टू कंपनसेट विद इट. अब आर्टिकल 2 इस ट्रीटी का कहता है दैट इंडिया एंड भूटान विल नॉट इंटरफेयर इन ईच अदर्स मैटर, एंड भूटान अग्रीड टू बी एडवाइस एंड गाइडेड बाय इंडिया ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स. ठीक है, कि एक्सटर्नल अफेयर्स पे भैया तुम हमको गाइड कर देना. भूटान ने कहा, इस क्लॉज में लिखा है इंडिया गाइड कर देगा. अब इमेजिन करो अगर एक कंट्री जो है रिलीज़ हो गई है तो यू कैन नॉट गाइड अ सॉवरेन कंट्री. इस पर बवाल हो गया. 2000 में जब डेमोक्रेसी आई तो ये पॉइंट ऑपोजिशन ने उठाया कि इंडिया तुमसे थोड़ी पूछेंगे, है ना, हमें पूछना पड़ेगा तुमसे. हम क्यों पूछें, है ना, कि इंडिया थोड़ी तुमसे पूछेगा, तुम्हें बहुत पूछना उनसे. तो 2007 में इंडिया ने नेगोशिएट किया इस पॉइंट पे एंड चेंज कर दिया. इंडिया अल्टर्ड, इंडिया बेसिकली चेंज, एंड ये लिखा कि ऐसी फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे जो दोनों कंट्री की, जिससे दोनों कंट्री को फ़ायदा हो एंड नुकसान ना हो, थोड़ा भी नुकसान ना हो. तो बेसिकली दिस शोज़ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी. कभी आए तो एग्जाम्पल में लिख देना फॉरेन पॉलिसी एज ए कॉन्टीन्यूटी एंड चेंज में, कभी आए तो.
अब भूटान की भी लोकेशन सबसे स्ट्रैटेजिक है। क्यों है? क्योंकि भूटान है, बताओ कहाँ, बताओ भूटान कहाँ है? भूटान मैंने आपको बताया ही था, सिक्किम के पास है, ठीक है, और भूटान अरुणाचल से भी लगता है। तो भूटान बेसिकली एक्ट्स एज अ बफर स्टेट, भूटान बेसिकली एक्ट्स एज अ बफर स्टेट। ये बिल्कुल पास है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के, ठीक है। अब अपना मैप खोल लेना, ठीक है। भूटान जो है आपका बिल्कुल ही पास है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के, जैसे आप देख सकते हो ये रहा सिलीगुड़ी कॉरिडोर। बेसिकली इट इज़ एन इनलैंड दैट कनेक्ट अस टू नॉर्थ ईस्ट। जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो हमें नॉर्थ ईस्ट से, जिसको हम चिकन स्नैक कॉरिडोर भी कहते हैं, आपने सुना ही होगा। अब सुनो, भूटान के लिए बहुत इजी है प्रो चाइना या प्रो इंडिया कार्ड खेलना। इनफैक्ट नेपाल से इजी है, क्योंकि नेपाल में तो फिर भी ऊपर के साइड हिली टेरेन है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर चाइना टू ट्रेवर्स नेपाल में। भूटान में तो चाइना की रोड ही लगती है। अब भूटान की लॉयल्टी इंडिया की तरफ 100% रहती है। भूटान कहता है इफ़ वी आर योर ऑल वेदर फ्रेंड, तो हमें बस एड मत दो, रादर यहाँ आके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करो। अकॉर्डिंग टू डेटा, भूटान की 2% ऑफ द पॉपुलेशन, 2% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो माइग्रेट हो गई। अब ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए है क्योंकि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ शो कर रही है ये। भूटान कहता आपने एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट खड़ा कर दिया, उससे फ़ायदा क्या क्या हो रहा है ना? आपको ये बेनिफिट, हमें थोड़ी है। अब ये देखो, ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ना, वो दो धारी तलवार है फॉर भूटान। इट एक्ट्स लाइक अ डबल एजेड स्वॉर्ड। क्यों? क्योंकि पहली चीज़ जो आपको दिमाग में रखनी है कि ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये ऐसा क्यों एक्ट करता है, क्योंकि भूटान की इकोनॉमी का ये वन ऑफ द मेजर, रादर सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर डेवलपमेंट इज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ आती है। अब अगर उनको देश में 100 रुपये आ रहा है ना, तो जिसमें से 60 से 70 रुपये जो है वो हाइड्रो प्रोजेक्ट में आ रहे हैं। ये बंद हुआ तो पैसे कहाँ से आएंगे? सेकंड रीज़न है कि भूटान के लिए सबसे बड़ा एक्सपोर्ट एज भूटान का वो इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस जिसको एक्सपोर्ट करता है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम सबसे बड़ी हो रही है एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम। एनवायरमेंटल इशू काफ़ी बड़ा इशू है, ठीक है। अनदर इशू जो बड़ा है वो है इकोनॉमी में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स के बिना कुछ बन नहीं रहा है के अलावा बेसिकली। और कितनी ही जॉब्स इसमें आप क्रिएट करोगे? इसमें तो स्किल्ड ही वर्कर्स चाहिए। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट में भी स्किल्ड आप इंडिया से ले आते हो, भूटान कहता है, एंड अनस्किल्ड जो भूटान से उठा लेते हो आप। या तो जो इसके लिए स्किल्ड लोग चाहिए वो स्किल आप यहाँ पे भूटान के लोगों में डेवलप करो। अब और एक बार मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बन गया तो उसकी मेंटेनेंस के लिए स्किल्ड वर्कर चाहिए होते हैं, फिर आप इंडिया से ले आते हो। सो टेक्निकली जॉब आप इंडिया के लिए क्रिएट कर रहे हो, ना कि भूटानीज के लिए। तो भूटान कहते हैं ये नुकसान तो हम उठा रहे हैं। मेक सेंस है ना कि यार आप आ रहे हो, आप चीज़ें कर रहे हो, तो हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट करो हमारे लिए। अब बताओ, पता है किसी को डोकलाम इशू मतलब पता ही होगा पर नहीं भी पता तो डिस्कस तो करना ही है। अब ये डोकलाम इशू क्या है समझो पहले तो, ठीक है। जो डोकलाम इशू है, जब हम जिसको डोंगलांग भी कह देते हैं, ठीक है, जो डोकलाम इशू है ना अब आपका, तो सुहासिनी हैदर द हिंदू में फॉरेन पॉलिसी एडिटर है, हु इज़ ऑल्सो द डॉटर ऑफ सुब्रमण्यम स्वामी, राइट्स दैट भूटान इज एग बिटवीन द टू रॉक्स। भूटान इज एग बिटवीन द टू रॉक्स। मेटाफोरिकली भूटान एक अंडा है। वैसे भूटान की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भूटान एंड चाइना का अप्रॉक्स 470 किलोमीटर के आसपास अनडिमार्केटेड बॉर्डर शेयर करते हैं दोनों। अब चाइना ने सिर्फ, इधर देखना ध्यान से, अब चाइना ने ना सिर्फ डोकलाम नहीं, ठीक है, बट जकारलुंग, ठीक है, जकारलुंग, पार्सलुंग, ठीक है, इन एरियाज़ पर भी सवाल उठाना शुरू किया है। चाइना कहता है कि ये सारे एरियाज़ इंक्लूडिंग साक्तेंग द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर ऑल डिस्प्यूटेड। साक्तेंग जो है वो रिसेंटली जब ऐड किया गया था तो वो साक्तेंग था। अब चाइना इन सबको अपनी ही टेरिटरी में इंक्लूड करना चाहता है। अब चाइना की एक बहुत पुरानी थ्योरी है, जिसको बोलते हैं माओ जेडोंग्स 5 फिंगर पॉलिसी। माओ जेडोंग जो थे उन्होंने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बेसिकली PRC वो करी थी, एस्टैब्लिश करी थी 1949 से 1976 तक जो भी था, ठीक है। माओ का आइडिया था दैट पाम ऑफ द राइट हैंड इज तिब्बत। आपका हाथ है और हाथ का जो पाम है वो तिब्बत है, और 5 फिंगर्स नेपाल,
लद्दाख, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल, ये इसकी फिंगर्स हैं, ठीक है। नेपाल, भूटान, सिक्किम, अरुणाचल, लद्दाख, ठीक है। ऑल दीज रीजन्स आर नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ तिब्बत एंड तिब्बत इज द पार्ट ऑफ चाइना। दैट्स व्हाट चाइना से इसके भैया ये जो सारी है ये तिब्बत की है, सॉरी ये सारे एरियाज तिब्बत के, और तिब्बत तो देखो भाई हिस्टोरिकली और कल्चरली चाइना का पार्ट रहा है। Therefore, China does not recognize or create disturbance in the above mentioned regions. ठीक है. So now, for example, Arunachal Pradesh, if someone has to go to China from Arunachal Pradesh, they get stapled visa. जो अरुणाचल प्रदेश है, अगर किसी को वहाँ से जाना है चाइना तो उनको स्टेपल्ड वीज़ा मिलता है। अभी पीछे एक बहुत बड़ा इशू भी हुआ था, अगर आपने न्यूज़ फॉलो की हो, वो अरुणाचल प्रदेश से ही जब कोई गया था उन्होंने बहुत इशू क्रिएट किया था, ज़रूर देखना वो अगर नहीं देखा तो। स्टेपल्ड वीज़ा बेसिकली मीन्स बिलोंगिंग टू दोज एरिया विच आर डिस्प्यूटेड, ठीक है। इंडिया क्रिएट्स रकस ओवर चाइना, मतलब क्रिएट चाइना, बट इंडिया हैज़ टू नाउ फिगर आउट इट्स वे हाउ, क्योंकि यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आए, ठीक है। इंडिया ले गए उन्हें घुमाएंगे कहाँ पे, तवांग वैली। इंडिया कहता है भैया तुम यहाँ इशू करोगे तो हम तुम्हें तो तवांग वैली लेके जाएंगे। वहाँ पर इंडिया की सबसे बड़ी मोनास्ट्री तवांग मोनास्ट्री है। ये मानना जो तवांग रीजन से अरुणाचल प्रदेश, इस रीजन में कहते हैं कि अगले दलाई लामा, बेसिकली तवांग एक रीजन है अरुणाचल प्रदेश में, और कहते हैं कि अगले जो दलाई लामा है ना वो इसी रीजन से निकलेंगे। अब तवांग बहुत स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है, इसे तवांग को इंडिया कंट्रोल करता है, इसी तवांग को इंडिया कंट्रोल करता है, एंड चाइना तवांग को हड़पना चाहता है। जब चाइना पूरे अरुणाचल प्रदेश को डिस्प्यूटेड मानता है तो तवांग को तो मानेगा ही, एंड इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है अरुणाचल प्रदेश, है ना, एंड हेंस तवांग। अब हिज होलीनेस दलाई लामा सेज मुझे तवांग जाने का मन कर रहा है। अब यहाँ कैच है, इंडिया डजंट रिकॉग्नाइज हिज होली दलाई लामा, एंड चाइना डजंट रिकॉग्नाइज हिज होलीनेस दलाई लामा। चाइना कहते हैं अरे दलाई लामा ही कोई नहीं है। चाइना डजंट रिकॉग्नाइज दलाई लामा एज हेड ऑफ बुद्धिस्ट, ठीक है, बुद्धिज्म का हेड ही नहीं मानते। चाइना ने खुद के स्टेट अपॉइंटेड दलाई लामा बनाए हुए हैं, ही इज द हेड ऑफ बुद्धिस्ट ट्रेडिशन ऑफ द वर्ल्ड। दलाई लामा इज लाइक पोप इन क्रिश्चियनिटी, ठीक है, दलाई लामा इज लाइक पोप इन क्रिश्चियनिटी। तो जब दलाई लामा गए तो इंडिया ने पूरा अरुणाचल प्रदेश ही सजा दिया। बुद्धिस्ट के भगवान आ रहे हैं तो सजेगा तो है ही अरुणाचल, ठीक है। वैसे दलाई लामा जो है वो मैक्लोडगंज में रहते हैं। अब चाइना कहता है कि इंडिया बेसिकली जो है वो दलाई लामा को यूज़ करते हैं टू प्रेशराइज, बेसिकली यूज़ करते हैं टू जियोपॉलिटिकल प्रेशराइजिंग टेक्निक, ठीक है। चाइना सोचता है कि अगर तवांग कैप्चर कर लिया तो नेक्स्ट दलाई लामा इंडिया से नहीं चाइना से होंगे, क्योंकि कहा जाता है कि नेक्स्ट दलाई लामा तो तवांग से हैं। अब नेक्स्ट इशू है डोंगलांग रीजन का, डोकलाम कहते हैं जिसको, चाइना कहता है डोंगलांग, इसको चाइना ने नाम दिया हुआ डोंगलांग, कि हम देखेंगे आगे उसकी आर्म ट्विस्टिंग की पॉलिसीज़ हैं कुछ चाइना की। चाइना नाम बदल देता है, इन एरियाज को अपने अकॉर्डिंग ही नाम रख लेता है। अब चाइना अक्यूज़ करता है इंडिया ने इंटरफेयर किया था तिब्बत चाइना के केस में, एंड पंचशील का वायलेशन किया, पहले इंडिया ने वायलेट किया, तो इंडिया कहता है बदतमीज़ी मत करो, ठीक है, जो तुम कह रहे हो हमने पंचशील का वायलेट किया, जो आपके लेक्चर में मैंने सबसे स्टार्ट में कवर किया हुआ है पॉलिसीज़ में, इंडिया कहता है देखो बदतमीज़ी मत करो, हमने तो नहीं करा कोई वायलेट, एंड रिकॉग्नाइज़ किया तिब्बत को एज अ पार्ट ऑफ चाइना, ठीक है। हमने कहा था बेसिकली, इंडिया रिकॉग्नाइज तिब्बत एज पार्ट ऑफ चाइना एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तुमने वहाँ लोगों को मारना ही शुरू कर दिया, हमने दलाई लामा को असाइलम नहीं दिया था, बट यू फोर्स्ड अस टू बेसिकली गिव द असाइलम एंड यू वेंट ऑन अ रैम्पेज टू किल पीपल। अब दूसरी तीसरी बारी में हमने असाइलम दिया एंड वी टोल्ड दलाई लामा दैट इट्स टेम्परेरी बिकॉज घर आपका तिब्बती है, देयरफॉर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है ये सिनेरियो। तो वापस आते हैं डोकलाम पर, ठीक है, वापस आते हैं डोकलाम पर। चाइना नाम बदल देता है, ठीक है, कि चाइना क्या करता है, अब चाइना नाम बदल देता है। तो सी राजा मोहन जी लिखते हैं कि चाइना गोज़ फॉर 3 स्टेप वॉरफेयर। चाइना गोज़ फॉर 3 स्टेप वॉरफेयर। पहला है साइकोलॉजिकल, ठीक है, साइकोलॉजिकल इंटिमिडेट करने की कोशिश करता है, ठीक है, बाकी हम सब विस्तार से देखेंगे। द सेकेंड इज हिस्टोरिकल फैब्रिकेशन, इसके कुछ कीवर्ड्स हैं वो हम देखेंगे विद टाइम इस लेक्चर में या चाइना वाले लेक्चर में। हिस्टोरिकल फैब्रिकेशन करता है, बेसिकली कहीं से भी कागज़ निकाल के ले आएगा और कहेगा देखो ट्रेडिशनली तो एरिया हमारा है, तब इससे डोकलाम नहीं डोकलाम कहेंगे, एन एंटायर रीजन इज आर्स, है ना।
द थर्ड इज पैसा बहुत है चाइना के पास, ठीक है, चाइना के पास पैसा बहुत है, तो चाइना यूज़ करता है मीडिया वॉरफेयर, ठीक है। अब जब 2020 में साक्तेंग वाइल्ड लाइफ का डिस्प्यूट हुआ, खड़ा कर दिया था, एंड देखो इट इज़ सो नियर टू तवांग, अगर आपने मैप देखा हो तो आपको रियलाइज़ होगा कि साक्तेंग बेसिकली कितना ज़्यादा करीब है तवांग के। चाइना कहता है कि डोकलाम से साक्तेंग तक सारा एरिया ही हमारा है। अब डोकलाम एरिया के पास आती है चुम्बी वैली, ये देखिए आप, डोकलाम के पास आ रही है चुम्बी वैली, ठीक है। ये फॉल करती है ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, भूटान एंड चाइना, बीच में सारा रीजन चाइना है, सिक्किम कटा एंड देन भूटान, ठीक है। वी शेप है बेसिकली, देख पा रहे होंगे आप, ये वी शेप है बेसिकली। ये इम्पॉर्टेंट है तिब्बत, मतलब ये इम्पॉर्टेंट थी तिब्बत की, क्योंकि नेहरू की एक गलती ये भी थी कि बहुत इनिशियल स्टेज में उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया था तिब्बत को। चाइना ने 1990s में जाके सिक्किम को रिकॉग्नाइज किया था, एंड हैंस सिक्किम में चाइना बदतमीजी नहीं करता। अगर नेहरू के एडवाइजर्स अच्छे होते, जस्ट अ पर्सपेक्टिव, तो हम शायद आर्म ट्विस्टिंग आज कर सकते थे कि इंटरनेशनल प्रेशर कर देंगे, बट इंडिया ने रिकॉग्नाइज करके सारा रीजन तिब्बत का चाइना मान लिया, ठीक है। अब ये रीजन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इट इज़ वेरी नियर टू सिलीगुड़ी कॉरिडोर, एज यू कैन सी इट इज़ वेरी वेरी नियर टू सिलीगुड़ी कॉरिडोर, एंड ये कट हो जाता है तो नॉर्थ ईस्ट का पूरा एक्सेस कट हो जाएगा। इसलिए इंडिया के लिए भूटान एंड डोकलाम इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी हैव नो अदर वे टू गो टू नॉर्थ ईस्ट। वी आर थिंकिंग टू मेक अ वे टू नॉर्थ ईस्ट वाया म्यांमार, जिसको कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट भी कहते हैं। दैट डिड नॉट कंप्लीट, क्योंकि म्यांमार में तो जुमटा रिजीम आ गई थी, और चाइना का छोटा भाई ही है वो एक तरह से, और वो बनने भी नहीं देते, वहाँ के अपनी इश्यूज़ हैं, तो वो हम देखेंगे जब कवर करेंगे। तो देर इज़ नो अदर वे टू गो टू नॉर्थ ईस्ट अपार्ट फ्रॉम दिस। अब जब डोकलाम हुआ तो चाइना की फोर्स सामने आ गई एंड इंडिया सपोर्टेड डोकलाम। अब एक प्रॉब्लम फाइन हुआ, शायद किसी मिनिस्टर की यहाँ स्टेटमेंट गई थी फिर से, कि इंडिया ने डोकलाम में चाइना के साथ मिलिट्री स्टैंड ऑफ किया, ठीक है। मैं रिपीट करती हूँ अपनी स्टेटमेंट, ध्यान से सुनना, कि इंडिया ने डोकलाम में, डोकलाम किसका रीजन है भैया, भूटान का, इंडिया ने डोकलाम पर चाइना के साथ मिलिट्री स्टैंड ऑफ किया। अब आप ये देखो कि वर्ड्स कितने ज़्यादा मैटर करते हैं। साथ ही भूटान की स्टेटमेंट आई, एक्सक्यूज़ मी, मिलिट्री स्टैंड ऑफ किया इंडिया, इंडिया ने नहीं किया भाई, हमने किया था। एंड देन हमारे यहाँ के मिनिस्टर ने क्लैरिफाई किया कि बेसिकली हमने ये नहीं कहा था, हमने कहा था इंडिया ने भूटान को सपोर्ट किया। ये विक्ट्री तो भूटान की थी या है, बेसिकली मैसेज ये गया है कि हमारे यहाँ के मिनिस्टर वहाँ भूटान की आर्मी या रॉयल आर्मी को फालतू ही कह दिया इनडायरेक्टली, तो ये मतलब हुआ ना कि हमें हेल्प करनी पड़ी उनकी। ऐसे कैसे कह सकते हैं, आपने सपोर्ट किया मान लिया, बट ये पब्लिकली कौन कहता है, और अगर चली जाती टेरिटरी तो क्या कहते, भूटान ने खोई है। सो बेसिकली सक्सेस हैज़ अ लॉट ऑफ फादर्स एंड फेलियर बेसिकली इज़ एन ऑर्फन, राइट, है ना। तो ये सारी बात है, एंड दैट इज़ वाई दिस रीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ जो आपका भूटान का है, वो भूटान के जो हमारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपको समझा दी गई हैं, इतना कुछ लंबा चौड़ा नहीं है भूटान में। अब जो आपके नोट्स है उसमें जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, कल्चरल टाइज़ हमारे कैसे हैं। कल्चरल टाइज़ अगेन, जैसे हमने पुराने लेक्चर में एक फ्रेमवर्क तैयार किया था कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, एरिया ऑफ कॉपरेशन, एरिया ऑफ कंसर्न्स होने चाहिए, उसी ही डायमेंशन में आपके नोट्स हैं, ठीक है। कि हम एरियाज ऑफ हमारे कॉपरेशन है, एक दंतक है, एक प्रोजेक्ट BRO का जो रोड एंड टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, एक ऑल क्लियर वो था हमारा एंटी इंडिया मिलिटेंट्स का एक ऑपरेशन हमने चलाया था टू फ्लश आउट एंटी इंडिया मिलिटेंट्स, सो एंड सो फॉर्थ, ऐसे करके सबका सब आपके नोट्स में दिया हुआ है इन दोज 1 पेजर नोट्स, ठीक है। बाकी जो भी हमने असिस्टेंस दिए है, हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉपरेशन, चुखा, ताला, कुरीचू, ये सब जो भी कंसर्न्स हैं, हमारा एटीट्यूड है, वो सब उस सब की बात करी है। एक स्पेस कॉपरेशन हमने किया था इंडिया भूटान सैट विच वॉज लॉन्च इन 2022। सो बेसिकली द पॉइंट इज एवरीथिंग हैज़ बीन अपडेटेड इन योर नोट्स, एंड कुछ रिसेंट एसेट डेवलपमेंट इसमें हुआ नहीं है, इसलिए हम इसको यहाँ पर ही ख़त्म करेंगे। जाने से पहले PM मोदी जी ने एक बात कही थी जो मैं आपको बोलना चाहूँगी, कि हमारे रिलेशन विद भूटान इज़ लाइक B2B। हमारा मोदी जी ने बेसिकली B2B विजन की बात करी थी, दैट इज़ भारत टू भूटान, ठीक है, भारत टू भूटान एंड भूटान टू भारत, ठीक है। कि हम एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे, एक दूसरे के करता धरता है हम,
ठीक है, ये सारी बातें जो हैं आप अपने वे फॉरवर्ड में ज़रूर लिख दीजिएगा। और इसी के साथ आपका ये वाला लेक्चर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई इशू होगा तो प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट इन द कमेंट सेक्शन। आई रीड ऑल ऑफ द कमेंट्स वेरी प्रोएक्टिवली। और कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ रीच आउट, एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट अहेड। टेक केयर।